Everyone, today we are going to discuss about the HIV virus. एड्स जो डिज़ीज़ होती है, एड्स स्टैंड्स फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फर्स्ट कहाँ पे इसका जो केस था रिपोर्ट हुआ था 1981 में यूएसए के अंदर इसका केस रिपोर्ट हुआ था। अब जो एड्स होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ नोन एज द HIV वायरस एंड द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV वायरस होता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द रिट्रोवायरसेस ग्रुप ऑफ वायरसेस। ओके, रिट्रोवायरसेस क्लास से बिलोंग करता है। अब ये जो रिट्रोवायरसेस होते हैं ये ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ये एक एनवलप के अंदर इनक्लोज्ड रहता है। सपोज़ करो कि ये हमारे पास कैप्सिड है, उसके अंदर RNA है और बाहर की ओर क्या रहता है? हमारे पास कैप्सिड रहता है। एंड इनके पास क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब DNA से RNA बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बट जब हमारा RNA से DNA बनता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए रहता है दैट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब हम HIV वायरस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 120 नैनोमीटर डायामीटर होता है, इसका अराउंड 120 नैनोमीटर डायामीटर होता है विच इज़ अराउंड 60 टाइम्स स्मॉलर देन अ रेड ब्लड सेल। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारा HIV वायरस है यहाँ पे 2 कॉपीज़ हैं RNA की। RNA की क्या है? यहाँ पे 2 कॉपीज़ हैं। सो हियर यू कैन सी दैट दिस येलो वन, दिस इज़ द RNA। ओके, सो ये क्या है? हमारे पास 2 कॉपीज़ RNA की प्रेजेंट है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। अब ये जो RNA है ये कैसा RNA होता है? दैट इज़ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 कॉपीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, 2 कॉपीज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 प्रोटीन्स भी यहाँ पर, एंजाइम्स भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो RNA है उसके साथ में आपको एंजाइम्स दिख रहे हैं। 3 एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो अगर हम बात करें जो हमारा ये RNA है दैट इज़ enclosed by a protein, a matrix protein। पहले जैसे आपका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, जेनेटिक मटेरियल किस में एनक्लोज्ड है? इट इज़ एनक्लोज्ड बाय द कैप्सिड। ये जो ब्लू कलर के आपको देख रहे हैं दिस इज़ द कैप्सिड। अब ये क्या है? आपका कैप्सिड है। कैप्सिड कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है? P24 से मिलके बना हुआ है। एंड अगर हम कैप्सिड से बाहर बात करें तो दैट इज़ दी मैट्रिक्स प्रोटीन्स। ये आपका क्या है? सारा का सारा मैट्रिक्स प्रोटीन है। मैट्रिक्स में कौन सा है? P17। P17 जो है वो मैट्रिक्स, so the matrix is composed of the viral protein P17 that is surrounding the capsid, right? और उसके बाद आपको यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये जो स्पाइक्स रहते हैं अराउंड आप कह सकते हो 72 एक्सटर्नल स्पाइक्स HIV वायरस के अंदर होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 से कंपोज्ड ऑफ होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो एक्सटर्नल सरफेस पे होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 41 ये ट्रांस मेम्ब्रेन पे होता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वी हैव द ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41 और सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन GP120। सबसे पहले क्या था? हमारे पास 2 RNA की कॉपीज़ थी। इसके पास फिर यहाँ पे 3 एंजाइम्स थे। दीज 3 एंजाइम्स वर, सो हमने 3 एंजाइम्स बना लिए विच आर दी RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीज। 3 हमारे पास एंजाइम्स हो गए। और ये आपके पास जो ब्लू वाले हैं दिस इज़ द सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हमारे पास 2 कॉपीज़ प्रेजेंट रहती है। अब ये जो होता है ये किससे सराउंडेड रहता है? कैप्सिड से सराउंडेड रहता है। दिस इज़ दी कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है वो किससे बना रहता है? कैप्सिड इज़ कंपोज्ड ऑफ दी P24 प्रोटीन्स।
कैप्सिड बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, द मैट्रिक्स। सो इसके बाहर क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और जो मैट्रिक्स होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, P17। अब मैट्रिक्स के बाहर हमारे पास क्या होता है, एनवलप होता है। वी हैव द एनवलप। और एनवलप पे क्या रहते हैं, हमारे पास स्पाइक्स रहते हैं। हमारे पास क्या रहते हैं, स्पाइक्स रहते हैं। और इन पे कौन सा होता है, GP41 एंड GP120 इज़ द like it's present in the external spikes. So अब जो HIV का RNA है दैट कोड्स फॉर दी 9 जीन्स। अब ये जो 9 जीन्स होते हैं टोटल, मतलब अगर हम जीनोम की बात करें HIV के जीनोम की, तो उसमें टोटल 9 जीन्स रहते हैं। 9 जीन्स में से हमारे जो 3 जीन्स रहते हैं और एक रहते हैं 6 जीन्स। जो 3 जीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं। स्ट्रक्चरल माने कि वो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। और जो 6 जीन होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो रेगुलेटरी होते हैं। दे आर द रेगुलेटरी जीन्स। अब जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स आएंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स में जो हमारे स्ट्रक्चरल होते हैं, स्ट्रक्चरल में कौन से आएंगे, ENV, GAG एंड पॉल जीन्स। और बाकी सारे हमारे किस में आएंगे, रेगुलेटरी जीन्स में आएंगे। अभी हम एक एक करके सारे जीन्स का फंक्शन देखते हैं। जो गैग जो हमारा जीन होता है दैट इनकोड्स फॉर द प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो कि क्या करेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। देन जो हमारा पॉल होता है POL दैट कोड्स फॉर दी एंजाइम्स, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज, जो कि हमारे कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है। ENV जो होता है वो एनवलप फॉर्मेशन में, ऐसे प्रोटीन्स जो कि एनवलप फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको कोड करता है। और एनवलप में कौन हेल्प करते हैं, GP120 होता है और GP41 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है VIF। VIF का जो आप कह सकते हो जो फुल फॉर्म होती है VIF की, VIF स्टैंड्स फॉर दी वायरियन इन्फेक्टिविटी फैक्टर। नाम से पता चल रहा है इट इज़ वायरियन इन्फेक्टिविटी फैक्टर। तो वो क्या करेगा, इन्फेक्टिविटी को प्रमोट करेगा, वायरल प्रोटीन्स की इन्फेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज़ VPU। जो VPU है वो क्या करता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वायरल असेंबली एंड बडिंग। VPR जो होता है दैट वीकली एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल DNA। जो TAT है वो क्या करेगा, स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल DNA को। देन वी हैव दी REV। REV क्या करता है, REV स्टैंड्स फॉर, REV means regulatory, it means regulatory or you can say regulator of expression of viral proteins। ठीक है, REV means regulatory expression of the viral proteins। तो ये viral proteins के expression को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद है NEF। NEF मीन्स द नेगेटिव एक्सप्रेशन फैक्टर। नेगेटिव एक्सप्रेशन फैक्टर यानी कि वो क्या करेगा, जो CD4T हेल्पर सेल्स हैं, जो कि हमारे CD4 सेल्स होते हैं, और जो मैक्रोफेजेस है उनके ऊपर जो MHC2 होता है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा, ताकि क्या हो, जो वायरस का रेप्लिकेशन हो वो बढ़ जाए। वायरस का जो रेप्लिकेशन है उसका रेट बढ़ जाए, तो होस्ट का जो T सेल है उनको, उनके एक्शन को क्या कर देगा, डाउन रेगुलेट कर देगा होस्ट के इम्यून सेल्स को। देन वी हैव दी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV की जो HIV है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में है
So HIV can be transmitted through the unprotected sexual intercourse where one partner is infected with HIV. Second is transfusion of the contaminated blood and blood products. जब आप खून चढ़वाने जाते हो तो अगर आपको HIV, कोई HIV पेशेंट है और उसने बिना चेक करे हमने उसका जो ब्लड था उसने डोनेट कर दिया और वो जो डोनेटेड ब्लड है वो एक हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया गया, तो उसको HIV ट्रांसमिट हो जाता है. यूज़ ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड सिरिंजेस, नीडल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. मान लीजिए एक इंजेक्शन से एक HIV पेशेंट को हमने डोज दी थी डॉक्टर ने, और उसी इंजेक्शन से, उसी सिरिंज से बिना स्टेरिलाइज किए एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट कर दिया, तो उससे ट्रांसमिट हो जाएगा. फिर आपका HIV इन्फेक्टेड जो मदर होगी उससे चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा. अ प्रेग्नेंट वुमेन विद HIV इन्फेक्शन हैज़ 20 to 40% चांसेस कि वो जो वायरस है वो उसके फीटस में भी क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए. सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि जो कैजुअल कॉन्टैक्ट है उससे ट्रांसमिट हो जाता है. सो देर इज़ नो ट्रांसमिशन ऑफ HIV थ्रू द कैजुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग यूटेंसिल्स और इंसेक्ट बाइट्स और शेयरिंग एनी अदर लाइक जो भी आप पर्सनल चीज़ अगर यूज़ करते हो, कुछ भी कैजुअल कॉन्टैक्ट करते हो तो उससे नहीं होता है. कैसे होगा, ये वाले मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस. कौन से वो लोग हैं हु आर मोर ससेप्टेबल फॉर द इन्फेक्शन. पहला कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिनको ड्रग इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. इंट्रावीनस मतलब जो इनटू द वेन्स, जो इंजेक्शन इनटू द वेन्स लगाया जाता है. इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन द मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स. इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे जिनको अनीमिया होता है या ब्लड कैंसर के केस में ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार ही ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको चांसेस है कि वहाँ से स्प्रेड हो सकता है. चिल्ड्रन बॉर्न टू द HIV पॉजिटिव मदर, वो भी क्या हो सकते हैं, HIV पॉजिटिव हो सकते हैं. सो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इंश्योर यूज़ ऑफ दी डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स, या फिर जो सिरिंजेस या नीडल्स हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनको स्टेरिलाइज़ किया जाए अच्छे से. ब्लड बैंक्स में ब्लड लेने से पहले ब्लड को अच्छे से तरीके से टेस्ट किया जाए कि क्या वो HIV पॉजिटिव पेशेंट का तो हम नहीं ले रहे हैं. देयर शुड बी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स. प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, डिस्करेज the unsafe sex and encouraging the regular checkups is also a preventive measure for the AIDS. So now let's have a look on the HIV लाइफ साइकिल. किस तरीके से जो HIV वायरस है वो रेप्लिकेट होता है. तो ये हमारे पास क्या है, पूरी लाइफ साइकिल है, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो HIV होता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ कि वो CD4 सेल, CD4, दिस इज़ द CD4 रिसेप्टर. ये हमारे पास क्या है, CD4 रिसेप्टर है. ये हमारा इम्यून सेल है. ये हमारे क्या है, होस्ट का इम्यून सेल है, विच मे बी द टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस और दी डेंड्राइटिक सेल. इसके ऊपर क्या है, हमारे पास CD4 रिसेप्टर है. अब ये हमारे पास येलो वाला क्या है, CD4 रिसेप्टर है. अब जो हमारे पास वायरस है, वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है जो कि इसके एनवलप पे प्रेजेंट होता है, सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, वो किससे इंटरैक्ट करेगा, हमारे CD4 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि जो HIV होता है वो होस्ट सेल सरफेस से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा. यहाँ पे को रिसेप्टर कौन सा है, CCR5 या फिर CXCR4 रिसेप्टर, को रिसेप्टर हो सकता है. अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज़ हो गया. फ्यूज़ होने के बाद सेकेंड स्टेप इज़ कि जो HIV RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और बाकी के जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो एंटर कर जाते हैं होस्ट के सेल के अंदर. सो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, तो कौन से वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट विल गो इनसाइड दी, जो हमारा सेल है, होस्ट का सेल है, उसमें ये पार्ट ही जाता है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि जो RNA है उसके साथ में 3 एंजाइम्स हैं, प्रोटीज, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी क्या जाते हैं उसके साथ अंदर जाते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था वो क्या बना लेता है, RNA से DNA बना लेता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से RNA से क्या बन गया, हमारे पास DNA बन गया. सो हमारे पास क्या बन गया है, अब वायरल DNA बन चुका है. अब वो क्या हो जाता है, जो हमारा वायरल DNA है,
अब ये हमारे होस्ट सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स आपको दिख रहे हैं। सो अब ये जो हमारे पास वायरल डीएनए बना था, ये जो हमारे पास वायरल डीएनए है वो इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से जो होस्ट का डीएनए है उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। सो ये हमारे पास होस्ट का ब्लू वाला डीएनए है, इसके अंदर ये जो वायरल डीएनए है वो इधर इनकॉर्पोरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़, अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से न्यू वायरल आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बन गए, तो नए वायरल आरएनए से प्रोटीन्स बन गए, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन्स हमारे पास इधर रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकी पैकिंग हो जाएगी। सो जो हमारे नए वायरल आरएनए है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल सरफेस की तरफ मूव करते हैं और नया इमेच्योर एचआईवी फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है कि जो वायरस है वो मैच्योर हो जाता है व्हेन प्रोटीज रिलीज द प्रोटीन्स दैट फॉर्म द मैच्योर एचआईवी। सो बेसिकली जो हमारा वायरल प्रोटीज है दैट लीव्स द न्यू पॉलीपेप्टाइड्स टू क्रिएट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। फाइनली जो वायरस होता है वो एक्सोसाइटोसिस से उसको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब इसी तरीके से ये रेप्लिकेशन की साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है, क्योंकि ये जो वायरस नए वायरियॉन्स बाहर निकले हैं वो दूसरे सेल्स को जा कर के इन्फेक्ट करते हैं। सो जो हमारे सेल्स हैं, इम्यून सेल्स है, ये जो हमारा सेल है वो एक तरीके का एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहाँ से नए वायरियॉन्स बन के निकल रहे हैं, मैन्युफैक्चर होकर निकल रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे वायरस बन के तो निकल गया, यहाँ से तो वो निकल गया, तो ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये तो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। तो एचआईवी पेशेंट्स के अंदर जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि नंबर ऑफ़ टी सेल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। देयरफॉर ऐसे लोग ऐसे पेशेंट्स जिनको एचआईवी होता है उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक रहता है, वो छोटे मोटे जो कॉमन बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको भी हैंडल नहीं कर पाती है उनकी बॉडी। सो उनका इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज़ इन द टी हेल्पर सेल्स। नाउ दी डायग्नोसिस, कि आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, एलाइजा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो टू टेस्ट दी एचआईवी एंटीबॉडीज़। सो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो एलाइजा से, तो एलाइजा में ही वी हैव कोटेड द वेल विद द एंटीजन, उसके बाद हम उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ डालेंगे। एंटीबॉडीज़ डालने के बाद, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उस पर डालेंगे। अगर एचआईवी प्रेजेंट होगा तो एचआईवी एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हो जाएगी एंड आपको कलर चेंज दिखाई देगा। तो अगर कलर चेंज है इसका मतलब कि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी एंड वो एचआईवी पॉजिटिव है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है इसका मतलब एचआईवी नेगेटिव है। फिर आप रैपिड टेस्ट कर सकते हो, डॉट ब्लॉट एसे, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी बेस्ड टेस्ट, लेटेक्स अग्लूटिनेशन। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, रैपिड होते हैं, बहुत लेस टाइम लगता है। एंड आप यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, जो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, आपके प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हो। आप P24 एंटीजन्स का डिटेक्शन कर सकते हो। यू कैन डिटेक्ट दी वायरल न्यूक्लिक एसिड बाय दी इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन या फिर PCR से। अब आप CD4 का काउंट देख सकते हो। CD4 यानी कि जो आपके टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, उनका काउंट देख सकते हो। सो नॉर्मल जो होता है वो होता है 500 से 1600 सेल्स पर मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन अगर HIV पेशेंट की बात करें तो उसमें 200 से लेस होता है। सो आप ये काउंट चेक करके भी पता लगा सकते हो कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट इज़ द बेस्ट फॉर दी ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे
फिर सेकेंड आती है आपकी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज़। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज़ यानी कि जहाँ पे हम थेरेपेटिक एजेंट्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन देते हैं। कुछ आपके एंट्री इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंट्री को इनहिबिट करते हैं, जैसे CCR5 क्या होता है, आपका को रिसेप्टर होता है, तो को रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ आप NRTI यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे AZT जो होता है, दैट इज़ दी अजाइडोथाइमिडीन यूज़ कर सकते हो। रिट्रोवीर यूज़ कर सकते हो ड्रग, और एपीवीर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वाइडेक्स यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या है आपके, जो कि रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। ये सारे ड्रग्स आपके क्या करते हैं, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्रोटीज़ इनहिबिटर्स जो कि हमारे है नॉर्विन, वीरासेप्ट, ये असेंबली को इनहिबिट करते हैं। प्रोटीज़ इनहिबिटर्स आर डैरोनाविर और एटाजानाविर, बूस्टिंग एजेंट रिट्रोनाविर, एंड आप यहाँ पे इंटीग्रेस को भी, जो हमारा एंजाइम है, उसके इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक दी एल्वीटेग्राविर ड्रग आप यूज़ कर सकते हो। तो मेजर आप यहाँ पे ये याद कर लेना कि जो रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने वाले हैं वो है AZT, दैट इज़ दी अजाइडोथाइमिडीन, और रिट्रोविर, एपीविर, वाइडेक्स, दीज आर फॉर दी इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन। और असेंबली को इनहिबिट करने के लिए वी हैव नॉर्विन और वीरासेप्ट। और यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं है करंटली इसके क्योर के लिए। हार्ट जो होता है दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ड्रग्स बिलोंगिंग टू दी एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स वो दी जाती है। सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, साथ में प्रोटीज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं पेशेंट को। नाउ आपकी जो स्टेजेस रहती है HIV इन्फेक्शन की, वो कैसे रहती है। सो ये जो हमने पढ़ा था ना, ये हमारी जो ड्रग्स होती है, एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी है, थेरेपेटिक्स है एजेंट्स, ये क्या करते हैं, HIV वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं और उसको प्रिवेंट करते कि वो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ना करे। सो अब स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहली स्टेज होती है एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज। एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज विद इन 2 to 4 वीक्स जैसे ही HIV इन्फेक्शन होता है, तो जो पर्सन है उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसा फीवर, स्वॉलन ग्लैंड्स, सॉर थ्रॉट, रैशेस, मसल पेन, जॉइंट पेन और फटीग, हेडेक, ऐसे सिम्टम्स, फ्लू वाले सिम्टम्स उसको दिखेंगे। इसको हम एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम या फिर प्राइमरी HIV इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है टू दी HIV इन्फेक्शन। जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी नेचुरली उसके अगेंस्ट क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। सो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, दैट इज़ द एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज। सेकेंड स्टेज इज़ द क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी का मतलब है ऐसा पीरियड जो कि असिम्टोमेटिक होता है। लेटेंसी मीन्स समथिंग विच इज़ असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक यानी कि वो जो HIV वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, इस बंदे को HIV से रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे, या दिखेंगे भी तो बहुत कम दिखेंगे, वेरी माइल्ड नेग्लेजिबल सिम्टम्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि HIV पॉजिटिव है या नहीं है, राइट। सो इसको बोलते हैं क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज या असिम्टोमेटिक स्टेज। इस स्टेज में HIV वायरस कंटिन्यूज टू रिप्रोड्यूस एट अ वेरी लो लेवल, ऑल्दो इट इज़ स्टिल एक्टिव इन योर बॉडी। वो अभी भी है उस पर्सन की बॉडी में, डेवलप हो रहा है, लेकिन सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेज होती है एड्स, यानी कि इस स्टेज में जो पेशेंट है, लेटेंसी स्टेज के बाद एड्स, HIV इन्फेक्शन जो होता है, अब जब आपकी इम्यून सिस्टम को बैडली डैमेज कर देता है तो द पेशेंट बिकम्स वल्नरेबल टू दी इन्फेक्शंस। छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी, उसको छोटे मोटे बैक्टीरिया से भी एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसके जो T हेल्पर सेल्स थे, T लिम्फोसाइट्स थे, CD4 सेल्स थे, वो क्या हो चुके हैं, उनका नंबर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ होता ही जा रहा है।
अगर आप नॉर्मल बंदे में देखोगे, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 500 to 1600 500 to 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। लेकिन जो हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, बिलो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारे CD4 सेल्स यानी कि T हेल्पर सेल्स उनके अंदर होते हैं। सो दीज आर द 3 stages ऑफ द HIV infection. This is all about HIV. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.